Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 7 Mathematics Chapter 12 Algebraic Expression Episode 1. Students, in this chapter our first heading is Introduction. Introduction algebraic expression का क्या होता है, इंस्ट्रक्शन से algebraic expression कैसे बनाते हैं और algebraic expression को हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लास 6 के वीडियो लेक्चर में बताई जा चुकी है। अगर आपको इनमें कोई कंफ्यूजन है तो क्लास 6 का वीडियो लेक्चर एक बार देख लो। ठीक है, आज हम इसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कुछ ऐसी होती थी, लाइक x - 3 y + 5 एक्सेट्रा। ठीक है, जिनमें वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट का भी यूज हमें देखने को मिलता था। ठीक है स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म, यानी एक्सप्रेशंस कैसे बनती हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन से एक्सप्रेशन बनाई जाती है और इन एक्सप्रेशंस के साथ हम कैसे डील करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लास 6 के वीडियो लेक्चर में बताई गई हैं। तो आप उसको एक बार देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे एक्सप्रेशन कभी लिखी हुई है 4x + 5, तो इस एक्सप्रेशन में होता क्या है, मोस्टली एक्सप्रेशन 2 पार्ट से बनी होती है। इसमें कुछ होते हैं वेरिएबल्स और कुछ होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जैसे अब हमारा ये 4 क्या है, ये 4 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ये x क्या है, ये वेरिएबल है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, यानी अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, यानी इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। और वेरिएबल का मतलब होता है इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, यानी हम इसको कह सकते हैं नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है, ये वेरिएबल की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है और कांस्टेंट हमेशा फ्रीज रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने देखा था डायमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमने देखा था तो क्या देखा था, उसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ + ब्रेथ। अब यहाँ पे 2 जो है वो सभी क्वेश्चन के लिए फिक्स रहता है, तो यानी ये कांस्टेंट है। लेंथ और ब्रेथ अलग अलग क्वेश्चन के लिए बदलती रहेगी, तो ये यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो यानी जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो कांस्टेंट होते हैं वो फिक्स वैल्यू के साथ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी अब जो एक्सप्रेशन है उनके टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक होता है टर्म्स और एक होता है फैक्टर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म के नाम से है और एक है फैक्टर, यानी किसी एक्सप्रेशन में आपको टर्म्स भी आने चाहिए और फैक्टर भी पता होने चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कोई एक एक्सप्रेशन ले ले, लाइक 4x + 5, अब इस एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या है, फैक्टर क्या है, तो देखो ये बहुत ही सिंपल से एक्सप्रेशन है, बट इसको अगर आप सही से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे लिखा हुआ है। ये 4x एक्चुअली लिखा है 4 × x। ठीक है, और ये 5 कैसे लिखा है, ये 5 कांस्टेंट है तो ओनली 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि पहले हमने 4 और x को मल्टीप्लाई किया और बाद में उसको 5 के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, पहले हमने 4 और x को मल्टीप्लाई किया, बाद में 5 के साथ ऐड कर दिया, तो जो हमने पहले एक दूसरे में मल्टीप्लाई किया ना, ये हमारे हो जाते हैं फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फैक्टर्स, ये हमारे फैक्टर्स हैं इसके। और टर्म्स कौन से हैं, जो लास्ट में हमने ऐड किया, यानी एक हमने इस वाले को और इस वाले को दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो ये हमारे हो जाएंगे टर्म्स, यानी इनको हम बोल सकते हैं टर्म्स। यानी स्टूडेंट, किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसको टर्म्स में ऐड कर देते हैं। ओके, एक और एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है 3x² + 7y। इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है। अब इस एक्सप्रेशन के सबसे पहले हम टर्म्स देखेंगे, तो टर्म्स कौन से हैं, देखो ये यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक है 3x² और एक है 7y। ठीक है, अब इसको और ज्यादा अगर हम इलेबोरेट करेंगे तो यहां से हम ये कह सकते हैं 3x² एक्चुअली बना है 3 × x से, और 7y बना है 7 × y से। ठीक है, तो यानी ये यहाँ पे हमारे पास क्या थी, ये थी हमारी एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारी हो गई एक्सप्रेशन
और इस एक्सप्रेशन में जब हमने सबसे पहले इसको शुरुआत में इसको हमने जब अलग अलग लिखा तो ये हमारे हो गए टर्म्स, ये हमारे टर्म्स हो जाएंगे, यानी एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड लेयर में हमारे पास आते हैं ये होते हैं फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। ये तीनों इसके 3x ये फैक्टर हो जाएंगे, 7y ये फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी आपको कोई इसके टर्म्स फैक्टर ये सब लिखने के लिए बोलेगा तो आप सिंपली लिख सकते हो। एक चीज और यहाँ पे याद रखना, फैक्टर्स को हम सिंपली ऐसे लिखते हैं जैसे 3x, ये हमने लिख दिया कि इसके ये फैक्टर्स हैं, ओके। 7y को हम 7y से फैक्टर लिख सकते हैं, ओके। स्टूडेंट यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास कभी हो 4x माइनस 3xy, इस कंडीशन पे हमारे पास एक्सप्रेशन है 4x माइनस 3xy। ऐसी कंडीशन पे हम इसके टर्म्स और फैक्टर्स को कैसे लिखेंगे देख लो, ये थोड़ा डिफरेंट है ना, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसको हम इसके टर्म्स देखेंगे तो ये देखो एक हो गया 4x और एक हमारा ये टर्म्स है। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसका टर्म बोलेंगे 3xy, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। याद रखना इसका टर्म होगा माइनस 3xy। क्यों? क्योंकि जो माइनस का सिंबल है ना वो टर्म के साथ चला जाता है, यानी हम किसी भी एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं लास्ट में, हम उसको माइनस कभी नहीं करते, ठीक है। ऐड करने का सेंस ये है कि ये इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये कुछ ऐसा लिखा होगा 4x प्लस माइनस 3xy। तो यहां से आप देखो ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, दोनों टर्म लास्ट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कभी भी कोई आपको इसका टर्म पूछेगा तो हो जाएगा माइनस 3xy, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स देख लेंगे तो 4x के फैक्टर हो जाएंगे 4 और x, ठीक है, और 3xy के फैक्टर हो जाएंगे माइनस 3x एंड y, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा टर्म्स और फैक्टर्स का, ओके। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट हेडिंग इज कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है इसको समझना। कोफिशिएंट क्या होते हैं, सपोज अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ 5xy, अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा इसके फैक्टर्स होते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इस फैक्टर में क्या है, जो इसका न्यूमेरिक फैक्टर होता है उसी को हम इसका कोफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में 5 जो है वो हमारा कोफिशिएंट है, 5 इज कोफिशिएंट ऑफ टर्म। यानी स्टूडेंट सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो यानी यहां से हमने देखा इसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं और सिंपली कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास हो 10xyz, तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो हम सिंपली कह सकते हैं इस टर्म का फैक्टर न्यूमेरिकल वाला 10 है, तो हम ये कह सकते हैं 10 इज कोफिशिएंट ऑफ टर्म 10xyz, यानी 10xyz का 10 हो जाएगा कोफिशिएंट, ओके। स्टूडेंट एक डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर आपके पास -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आप जानते हो x स्क्वायर और y स्क्वायर तो वेरिएबल है और न्यूमेरिकल पार्ट क्या है 7, ठीक है। तो इसका अगर कोई कोफिशिएंट कहेगा तो एक चीज आपको याद रखना कि हमेशा ये जो टर्म का जो सिंबल होता है ना ये भी इसमें काउंट होता है। अगर माइनस साइन है तो वो इसमें काउंट होगा, यानी इसका हम कहेंगे इसका कोफिशिएंट होगा -7, ठीक है। ये याद रखना कि इसका कोफिशिएंट -7 हो जाएगा। आप सिर्फ 7 मत कर देना, आप सोचो कि नेगेटिव टर्म है और ये प्लस का 7 कोफिशिएंट है, नहीं, टर्म नेगेटिव है तो उसमें माइनस का सिंबल ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम माइनस इसमें काउंट करते हैं, ये -7 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ओके। स्टूडेंट्स अब हम कुछ इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज अगर आपके पास ये लिखा हुआ है टर्म में केवल x, यानी अब x का कोफिशिएंट आप कैसे लिखोगे, अब केवल x है, इसकी तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख नहीं रही, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखना बहुत ही सिंपल है। हमेशा याद रखो जब भी कोई वेरिएबल बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के आया है, यानी उसका कोई भी फैक्टर नहीं है न्यूमेरिकल, तो फिर आप उसको सिंपली लिख सकते हो 1 इंटू एक्स,
यानी ये एक्चुअली 1 के साथ है, और 1 के साथ जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर खुद ही वैसे जैसा है वैसे ही उसकी वैल्यू रहती है। तो इसको 1 into x लिख सकते हैं, और इस कंडीशन पे यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 1x हो जाएगा, और 1x जो होता है यानी अब इसका कोफिशिएंट हम कह सकते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ठीक है, अगर सेम इसी तरह सेकंड वाला ले लें तो इसमें भी यही है, इसका हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रही है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इसके आगे 1 लिखा होगा, 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसी कंडीशन पे इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, यानी इस टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पे थोड़ा केस डिफरेंट है तो इसको भी देख लेते हैं। इस कंडीशन में x माइनस का लिखा हुआ है, अगर कभी ऐसा आ जाए कि वेरिएबल माइनस में है और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तब आप इसका कोफिशिएंट कैसे लिखोगे, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। इस कंडीशन में क्या है, ये -1 into x लिखा हुआ है एक्चुअली, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1x। अब -1x में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिखने लग गई है तो आप इसको कह सकते हो, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको कोफिशिएंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है कि डिफरेंट बुक में हम देखते हैं कोफिशिएंट को और भी अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन और बन सकती है जो कि कभी कभी आपसे पूछेगा, जैसे आपको कोई टर्म दिया होगा 5xy, तो इसमें कभी कभी आपसे पूछ लेता है 5 इज कोफिशिएंट ऑफ 5 किसका कोफिशिएंट है, तो आपको ये पता है 5x और y का कोफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट पूछता है, लाइक x किसका कोफिशिएंट है। अब इस टर्म में आप बताओ x किसका कोफिशिएंट है, तो ऐसे कंडीशन में वैसे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है कोफिशिएंट में, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो अगर ऐसा कभी पूछेगा तो हमेशा याद रखना जो हमारे बचे हुए फैक्टर्स हैं उनका कोफिशिएंट हो जाएगा। सपोज इस क्वेश्चन ने पूछ लिया x किसका कोफिशिएंट है, तो बचा क्या 5 और y, तो यानी 5y का कोफिशिएंट हो जाएगा x। ओके, और कभी पूछ लिया क्वेश्चन ने कि y किसका कोफिशिएंट है, तो y हो जाएगा 5x का कोफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि y हटाने के बाद हमारे पास फैक्टर में 5x बचता है तो ये हो जाएगा 5x का कोफिशिएंट। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कभी लिखा हुआ है टर्म 10xy स्क्वायर, और कभी आपसे पूछेगा इसमें xy स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हो 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy स्क्वायर। ओके, अगर कभी आपसे पूछेगा कि x किसका कोफिशिएंट है, तो आप सिंपली बोल सकते हो x इज द कोफिशिएंट ऑफ 10y स्क्वायर। x किसका है, x है 10y स्क्वायर का कोफिशिएंट। और कभी आपसे पूछेगा कि y स्क्वायर किसका कोफिशिएंट है, तो आप बोल सकते हो सिंपली 10x का, यानी कि y स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ 10x। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। थैंक यू, जय हिंद।